मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे NTPC व ग्रुप डी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले देखिए, अगर झरने से पानी गिरता है, अगर पत्थर पर टकराने से पहले पूछेगा तो पहले उस टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर टकराने के बाद पूछता है तो गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, टकराने, पत्थर से टकराने से पहले पूछा है तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित होगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी ऊष्मा ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित होगी गतिज ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा परिवर्तित किस में हो जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में। क्योंकि पत्थर पर गिरने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। जब पत्थर पर गिरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में। तो यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टील जंगरोधी बनाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जान लीजिए स्टील जंगरोधी, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टील जंगरोधी बनाता है, स्टील कठोर बनाता है। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, जब जंगरोधी की बात करेगा, यानी जब जंगरोधी की बात करेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। लेकिन जब कठोर की बात करेगा तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, स्टील जंगरोधी बनाता है। आपके लिए ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, लोहा और नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे हम नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे। अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहेगा, जब अभी प्रश्न में स्टील जंगरोधी बनाता है अगर पूछा जाता है, अगर कार्बन के साथ क्रोमियम दिया रहेगा तो क्रोमियम को हमेशा हम आंसर मारेंगे। अगर क्रोमियम नहीं दिया रहेगा तो हम नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे, यानी हमारा तब राइट आंसर होगा कार्बन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, कार्बन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टील जंगरोधी बनाता है। स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, क्रोमियम बनाता है। अगर क्रोमियम ऑप्शन में है तो क्रोमियम को मारेंगे। अगर क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम किसको ऑप्शन मारेंगे, कार्बन को। तो इसमें देखिए क्रोमियम दिया गया है, स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है, क्रोमियम। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। इन दोनों क्वेश्चनों से आपके डाउट जो भी है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उड्डयन काल का सूत्र होता है। देखिए, उड्डयन काल, इससे 3 फार्मूले बनते हैं। पहले क्या होता है, HRT बराबर सभी में U sin थीटा अपान G कॉमन होता है।
देखिए h बराबर पूछेगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g हो जाएगा। अगर r बराबर पूछेगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g हो जाएगा। अगर t बराबर पूछेगा तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान g। तो हमसे पूछा क्या है, t ही बराबर उड़यन काल पूछा है, t बराबर, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2u साइन थीटा अपान जी। इससे 3 फार्मूले पूछे जाते हैं। h बराबर HRT यानी h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। t बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, इससे आपके जितने भी 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले परास की पूछा है तो r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और h पूछा है महत्तम ऊंचाई यानी h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। यानी आपके प्रक्षेपण कोण का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है अंडर रूट छोटा मान बटा में बड़ा मान। बड़ा मान हमेशा याद रखिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अंडर रूट छोटा मान बटा में बड़ा मान। तो यहाँ पे आपका छोटा मान कितना दिया गया है 36 दिया गया है, और बड़ा मान कितना दिया गया है 1 मीटर। 1 मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। जब सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.6। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि। देखिए संवातक होता क्या है, संवातक जिसे आप वेंटिलेटर कहते हैं, वेंटिलेटर को ही संवातक कहा जाता है। वेंटिलेटर का कार्य क्या होता है कि कमरे के अंदर की हवा को बाहर करना और बाहर की ठंडी हवा को अंदर लाना। तो आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। वेंटिलेशन मतलब क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब होता है जो अंदर की गर्म हवा होती है वो बाहर जाती है और बाहर की जो ठंडी हवा आती है वो अंदर आती है। यही संवातक अर्थात वेंटिलेटर का कार्य होता है, इसीलिए इसको कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तथा कास्मिकता नहीं, यहाँ पे भास्मिकता होगी, भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार अज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया अणु यानी H2SO4 का सबसे पहले क्या करेंगे अणु भार निकालेंगे। अणु भार निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के कितने
कितना परमाणु भार होता है? 1 होता है। इसके कितने परमाणु हैं? 2, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो इसका यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना टोटल आ गया? 2। अब सल्फर है, सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, परमाणु भार 32 होता है, 32। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 है, 16 चौको 64, यानी हम इनको ऐड कर लेंगे, कितना होगा? 32, 64 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 98। बटा में क्या हो जाएगा? अगर भास्मिकता दी रहेगी तो भास्मिकता बटे में भास्मिकता करेंगे, अगर भास्मिकता नहीं दी रहेगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे भास्मिकता दी गई है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 49, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 49, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तुल्यांकी भार बराबर होता है यानी अणु भार बटा में भास्मिकता या आयनों की संख्या या हाइड्रोजनों की संख्या, यानी जो मान दिया रहेगा उसको आप बटे में कर लेंगे। ठीक है, अब आज के बाद आप तुल्यांकी भार आसानी से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल क्या है? देखिए सबसे पहले सिलिका जेल होता क्या है? ये सिलिका जेल ट्रांसफार्मरों में लगाया जाता है। इसका कार्य होता है सुखाने वाला पदार्थ। ये क्या करता है? जो बाहर की नमी ट्रांसफार्मर में जाती है उसको अवशोषित कर लेता है। ये सिलिका जेल किस में लगा होता है? ब्रीदर में लगा होता है। सिलिका जेल किस में लगा होता है? ब्रीदर में लगा होता है। तो यानी सिलिका जेल का क्या कार्य है? सुखाने वाला पदार्थ, यानी नमी को सोखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओविडक्ट, ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर डी है योनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? देखिए रासायनिक बंधन जब दो लोगों का आपस में जब जुड़ेंगे तो हमेशा क्या होगी? ऊर्जा बाहर आएगी। ऊर्जा बाहर आएगी तो आसानी से आप कह सकते हैं रासायनिक बंधन बनने पर हमेशा क्या होगा? सदैव ऊर्जा बाहर आती है। आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऊर्जा सदैव अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा सदैव बाहर होती है, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा सदैव स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा सदैव बाहर होता है। हमेशा जब भी रासायनिक बंधन बनेगा तो हमेशा क्या होगी? ऊर्जा सदैव बाहर आएगी। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंडकोश, ऑप्शन नंबर बी वृषण में, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टेट ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर डी वीर्य पुटिकाओं में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फिल्टर पेपर पर हल्दी, ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण का यूज करती है। तो यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोबरा, ऑप्शन नंबर बी वाइपर, ऑप्शन नंबर सी है कोरल स्नेक, ऑप्शन नंबर डी है अजगर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजगर। अजगर जो सांप होता है वो जहरीला नहीं होता है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सांप काटने से व्यक्ति ज़्यादातर 80% लोग यानी डर के मारे मर जाते हैं, यानी हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद आप और 20% लोग उसके जहर के कारण मरते हैं। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है F2, ऑप्शन नंबर सी बी Cl2, ऑप्शन नंबर सी है Br2, ऑप्शन नंबर डी है I2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन नमक में पाया जाता है। नमक कैसा होता है? ठोस होता है। देखिए, ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन गैस अवस्था में पाई जाती है। फ्लोरीन भी क्या होती है? गैस अवस्था में पाई जाती है। तो यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन किस में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण की भांति, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण की भांति। देखिए, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो दिखाई कैसा देता है? दिखाई कैसा देता है? उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है। लेकिन व्यवहार की बात करते हैं, जैसा जो दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता है। तो यानी व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की भांति करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि हवा का बुलबुला दिखाई कैसा देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की भांति। लेकिन अगर आपसे व्यवहार पूछा जाए कैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1 मोल में होता कितना है। तो देखिए, 1 मोल बराबर होगा 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना हो, चाहे एक मोल बकरी का पूछ दे, 1 मोल गाय का पूछ दे, एक मोल किसी भी पदार्थ का पूछ दे, 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कितना है? 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 तो इसको हम भाग कर देंगे 2 से, यानी 1, तो कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। यानी ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन कितना हो जाएगा हमारा? 11.2 लीटर। ठीक है। अब आप से इस प्रकार की किसी भी कोई भी गैस दे दे, ऑक्सीजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, हाइड्रोजन दे दे, कोई भी अगर 1 मोल बराबर पूछेगा तो हमेशा 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन होगा। देखिए, नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन पूछा है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो हमसे पूछा कितने का मोल का है? 6 मोल का। तो हम इसको क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। 6 चौको 24 होता है, 6 दूनी 12, 12 दू 14 होता है, 6 दूनी 12 1 13, पॉइंट एक स्थान पे तो कितना होगा? 134.4 लीटर। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 134.4 लीटर। यार, आपको सिर्फ याद करना है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अगर आपसे कोई भी पूछ दे 1 मोल बराबर आपको अगर मालूम है, तो 1 मोल या 1 यानी 0.5 मोल पूछ दे, या 6 मोल पूछ दे, या 10 मोल पूछ दे, तो हमेशा उसमें 22.4 से गुणा कर देंगे। ठीक है। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन
न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। कह रहा है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पावर एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे आप सीएनजी कहते हैं। ठीक है, तो इस जो कह रहा है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही पूछता क्वेश्चन में सबसे अधिक प्रयोग और सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता सीएनजी। लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, इसमें उपयोग के बारे में नहीं पूछा। जब भी उपयोग के बारे में पूछा जाए कि यानी सबसे अधिक प्रयोग और सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता सीएनजी। लेकिन यहाँ पे पूछा है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के जितने भी 2016 से और 2019 के बीच परीक्षाएं हुई हैं, ये सभी क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आपके जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे हम इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी में आप उसमें अच्छे से अच्छा मार्क ला सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।